नमस्कार दोस्तों। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें रही और सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन दोनों के बैठक की भी चर्चा रही। बैठक में 4.5 साल से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध भी खत्म हो गया और इस फैसले पर मुहर भी लग गई। ये मुहर भी लग गई और इस विवाद को सुलझाने के पीछे तीन बड़े चेहरे थे। जो पहला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने इस संवेदनशील मामलों को सुलझाने की जमीन तैयार की। विदेश मंत्रालय ने सेना के साथ लगातार बात कर माकूल हल निकालने के लिए एक डिजाइन तैयार किया और फिर चीनी समकक्षों के साथ बात करके इस फैसले पर पहुंचे कि एलएसी पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, यानी कि दोनों सेनाओं की बंद हुई पेट्रोलिंग फिर से शुरू की जाए। और दूसरा सबसे बड़ा चेहरा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि चीन के साथ एलएसी के साथ विवाद पर मुहर लगाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बातचीत की मेज तक लेकर आए, वो भी 5 साल बाद। और अब दोनों के बीच विवाद खत्म के पर सहमति का ऐलान हो गया। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण शख्स हैं जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि एनएसई अजीत डोभाल। इन्हीं के कंधे पर आगे की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के बैठक के बाद सीमा विवाद के हल के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत का रास्ता खोल दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के विदेश ने बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में सार्थक वार्ता के बाद एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एग्रीमेंट होने और दोनों नेताओं ने स्वागत भी किया। साथ ही तनाव को पूरी तरह से कम कर शांति व्यवस्था को कायम करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मतभेदों और विवादों को सही तरीके से संभालना जरूरी है, ताकि दोनों देशों के बीच में शांति और स्थिरता बनी रहे। साथ ही दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्री वांग यी, जल्दी सीमा विवाद को हल करने के लिए मुलाकात करने को कहा गया है। और बैठक की जो तारीख है तय की जाएगी, यानी कि साफ है कि दोनों देशों पर इस एग्रीमेंट पर सहमति है और जल्द ही ये जमीन पर लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अजीत डोभाल और वांग यी के बीच में मुलाकात अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में साइडलाइन पर होती रही, जरूर हुई, लेकिन बतौर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में दिसंबर 2019 के बाद ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जब विदेश सचिव से यह सवाल पूछा गया कि क्या 5वें साल भी सेना का जमावड़ा एलएसी के करीब रहेगा। तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह ऑपरेशन संबंधित मामला है, तो इसे मिलिट्री लीडरशिप पर ही छोड़ देते हैं। विदेश सचिव ने यह भी साफ किया कि डेवलपमेंट एक दो दिन में दिखने लगेगा। इस लंबे समय से इस पर काम चल रहा था और दोनों देशों के बीच में रिश्ते सामान्य करने की कोशिश चल रही थी। यात्रा चल पड़ी थी, समझौते में एक रास्ता खुला और अब दोनों देश इस पर चल पड़े हैं। भारत और चीन के बीच में जारी विवादों के महज 2 साल के बाद 2022 में खुद चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली में एनएसए डोभाल से मुलाकात करने आए थे। बहरहाल ये तो साफ हो गया है कि एलएसी पर विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी देश के सबसे तेज तर्रार अफसर को दी गई है, और जो कि कांधार हाईजैक से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे न जाने कितने सफल ऑपरेशन में शामिल रहे और अब एलएसी विवाद को सुलझाने की बारी को भी सही कर दिया। तो सवाल ये उठा कि आखिर अजीत डोभाल हैं कौन। अजीत डोभाल को साल 2014 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए बनाया गया था। 2019 में उनके कार्यकाल को बरकरार रखा। अजीत डोभाल के अलावा पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री मोदी के जो मुख्य सचिव पद पर बने रहे। लेकिन अजीत डोभाल को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी एनएसए के तौर पर तीसरी बार नियुक्त किया गया। देखा जाए तो विस्तार से वे भी 10 साल के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए है। अजीत डोभाल की पहचान रियल जेम्स बॉन्ड के तौर पर की जाती है। वे देश के ऐसे शख्स हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान भी खौफ खाता है। डोभाल का जन्म 1945 में जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत है अरब उत्तराखंड, अब जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से घिरी हुई बनेलसियू गांव में हुआ था। डोभाल के पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना के अधिकारी थे और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर
कि अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अजीत डोभाल केरल कैडर से 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे और डोभाल ने दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और पहले ऐसे पुलिस अधिकारी भी बने। अजीत डोभाल ने 6 सालों तक पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में सेवा की, राजदूत बने। अजीत डोभाल ने 1999 के कांधार विमान हाईजैक में एयर इंडिया की उड़ान IC 814 के यात्रियों के रिहाई के लिए भी बातचीत की। इसके अलावा डोभाल ने 1988 के खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर का भी हिस्सा रहे। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में 2004-2005 के बीच में काम किया। इसके अलावा 2016 में भारतीय सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक भी अजीत डोभाल की नीति का हिस्सा माना जाता है। बताया जाता है कि वह उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें इस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता था। इसके अलावा एनएसए के अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 546 भारतीय नर्सों की वापसी में मदद की, जो कि आईएनएसए से मोसूल पर कब्जा के बाद इराक में फंस गई थी। इसके बाद ही अजीत डोभाल को म्यांमार से संचालित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के अलगाववादियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान का भी क्रेडिट दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल भारत चीन डोकलाम गतिरोध को सुलझाने में भी शामिल रहे और उन व्यक्तियों में भी से भी एक है। अजीत डोभाल का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने बतौर पुलिस अधिकारी काफी ऑपरेशन किए। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी उतना ही काम किया जितना कि बीजेपी के सरकार के साथ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के साथ ऑपरेशनों का ऑपरेशन किया और सबसे पहले मीजो अकॉर्ड नाम सामने आया जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और अब भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद था उसको लेकर समझौते पर सहमति के पीछे भी अजीत डोभाल का हाथ माना जाता है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।